हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होगे। तो स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि ऑलरेडी मैंने आप लोग को काफ़ी ज़्यादा गाइड किया है डीआरसीसी को लेकर, और वो मेरी पिछले आईडी पे मैंने गाइड किया था। सो स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे डीआरसीसी को लेकर ना और बहुत सारी वीडियोज़ अभी बना रहा हूँ, जो कि आप लोग के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपका जो 4 लाख का जो पेमेंट है वो किस तरीके से जाएगा और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करते हैं कि भैया वो 4 लाख एक बार में मिलेगा, या फिर 4 लाख के अलावा जो बाकी का फीस है वो किस तरीके से देना है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल में वो सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि आपने एडमिशन ले लिया किसी कैंपस में, और आपका जो यहाँ पे जो हॉस्टल का फीस है और एकेडमिक फीस है, आप चाहते हो कि डीआरसीसी से दोनों आपको मिले। तो आपने उसको एज अ डिवीजन कर दिया। मान के चलो कि आपका जो 4 साल का कोर्स है, तो आपका जो डीआरसीसी का पेमेंट आएगा वो 50-50 थाउजेंड करके आएगा, पर सेमेस्टर आएगा। और आपका जो कोर्स अगर 2 साल का है, तो आपका जो डीआरसीसी का पेमेंट है वो 1-1 लाख आएगा। तो इस तरीके से आपका 2 साल में आपका 4 लाख प्रॉपर आएगा। तो सपोज करो कि आपका यहाँ पे जो हॉस्टल का फीस है वो 70,000 है। तो आपका जो कोर्स है वो 2 साल का है, यानी एमबीए या एमसीए कुछ ऐसा कर रहे हो। तो आपका जो 2 साल का कोर्स है, 4 लाख पेमेंट आने वाला है, तो पर सेम आपका 1-1 लाख आएगा। तो मान लो कि आप फर्स्ट सेम में हो, तो आपका 1 लाख का पेमेंट आया। 1 लाख में से 50,000 आपका एकेडमी की तरफ जाएगा, और 50,000 आपका जो यहाँ पे आपका जो हॉस्टल की फीस होगा उसकी तरफ जाएगा। तो आपका जो 50,000 जो हो गया वो लेस हो गया। लेकिन उसके अलावा जो आपका हॉस्टल का फीस मान लो 70,000 था, और एकेडमिक मान लो कि 90,000 था, तो एकेडमिक आपका 40,000 बच गया, और यहाँ पे जो हॉस्टल का 20,000 बच गया। तो वो 40 + 20 आपको खुद से पे करना पड़ेगा। मान लो कि डीआरसीसी का पेमेंट आपका फर्स्ट सेमेस्टर का आने में लेट हो रहा है, फाइनल पेपर आ गया। तो फाइनल पेपर से पहले कॉलेज वाले क्या करते हैं, कई कॉलेज क्या करते हैं, या तो 1 साल का पेमेंट, 1 सेमेस्टर का पेमेंट स्टार्टिंग में ले लेते हैं, या फिर कई कॉलेज क्या करते हैं कि 1 सेमेस्टर का पेमेंट नहीं लेते। स्टार्टिंग में आपको 10-15-20 हज़ार रुपये लेके आपको कॉलेज में एडमिशन दे देते हैं, रख लेते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि जब आपका जो फाइनल पेपर होगा, फाइनल पेपर से पहले आपको पेमेंट क्लियर करना पड़ता है। आपका जो डीआरसीसी का पेमेंट है उसको, उसके अलावा जो भी पेमेंट आपका जो होगा, एक्स्ट्रा जो फीस होगा हॉस्टल का, एकेडमिक का, वो आपको पे करना पड़ेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे बीटेक वालों के लिए भी होगा, जिनका 4 साल का कोर्स है। 4 साल के कोर्स में उनका 50,000 आएगा, तो 25,000 एकेडमी की तरफ लेस होता है, और 25,000 उनका हॉस्टल की तरफ लेस होता है। तो उनको भी यही होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का जब फाइनल होगा उससे पहले वो हॉस्टल और एकेडमी का सारा खुद से पे करना पड़ेगा। लोन को हटा के जो लोन का पैसा होगा 50,000 वो लोन की तरफ से आएगा। कुछ इस तरीके से होता है। सेम चीज़ सेकंड सेमेस्टर में दोनों वालों के लिए, मतलब एमबीए वाले के लिए भी, बीटेक वाले के लिए भी, उनका भी सेम चीज़ यही। और जिनका 3 साल का कोर्स है उसका भी सेम यही रूल होगा कि सेकंड सेम का जब फाइनल होगा, तो उनको सेकंड सेम से पहले थर्ड सेमेस्टर का जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेमेंट होगा, जितना भी इनिशियल पेमेंट होगा, लोन को हटा के जितना पेमेंट होगा खुद से करना पड़ेगा। मतलब मान लो सेकंड सेम में हुआ है, तो थर्ड सेमेस्टर का भी एक्स्ट्रा पेमेंट वो ले लेते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का जो भी पेमेंट होगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब मान के चलो कई ऐसे होते हैं कि एकेडमिक लेते हैं, कई हॉस्टल लेते हैं, तो उधर भी जो लोन को हटा के वो भी क्लियर करना पड़ेगा आगे की तरफ भी, यानी सेकंड सेम का भी और थर्ड सेम का भी, दोनों क्लियर करना पड़ेगा लोन को हटा के। तो कई ऐसे बच्चे जिनका यहाँ पे बीटेक में मान के चलो उनका 50-50 थाउजेंड आएगा, तो 1 लाख रुपए छोड़ के बाकी जो भी फीस है उनको क्लियर करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का होता है। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि वो लैपटॉप का फीस लेना चाहते हैं, बुक्स का फीस लेना चाहते हैं, तो उनको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई जो आपका लैपटॉप का फीस होगा वो 35,000 ही आता है, 32-35। और एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास कि भैया 70,000 का अगर मैं लैपटॉप लूँगा तो उतना मेरे को मिलेगा कि नहीं। तो भाई उतना नहीं मिलता। लैपटॉप, एक बेसिक लैपटॉप के लिए पैसा मिलता है, और जो बुक्स के पैसे होंगे वो 5,000 आएगा। तो मान लो कि आपने स्टार्टिंग में डीआरसीसी में जब रजिस्ट्रेशन करवाने के आपने कह दिया कि मेरे को 35,000 लैपटॉप का पेमेंट चाहिए, और बाकी जो 30,000 लैपटॉप को चाहिए, और बाकी 5,000 यहाँ पे आपको पर सेमेस्टर बुक्स के लिए 5,000 चाहिए। तो लैपटॉप का आपको फर्स्ट सेम में 30-35 मिल जाएगा, मान लो 30,000 मिल गया, और पर सेम आपको 5,000 यहाँ पे बुक्स का मिला। तो जिनका कोर्स यहाँ पे 2 साल का है, उसको चारों सेम में 5-5 ईयर करके, यानी 20,000 रुपये अलग मिला। और जिनका कोर्स यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे 4 साल का है, तो उनको 5-5 करके यहाँ पे 4 साल तक मिला, यानी 40,000 रुपये आसपास मिला। तो कुछ इस तरीके का होता है। तो उसके अलावा जो भी पेमेंट यहाँ पे बचेगा ना, आपको खुद से करना पड़ेगा, और उसी पेमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो कि आपने लैपटॉप लिया, लैपटॉप का पैसा साइड कर दो, बुक्स का पैसा साइड कर दो। उसके अलावा जो पेमेंट बचेगा ना, उसको वो सेंक्शन लेटर में डिवाइड करते हैं। और जो चीज़ें सेंक्शन लेटर में लिखी होती है उतनी ही पेमेंट मिलेगी, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। जिन बच्चों का कोर्स यहाँ पे 4 लाख से कम का है, तो 4 लाख से कम का लोन ले सकते हैं। जिनका यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा का कोर्स है वो 4 लाख का ही लोन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं ले सकते। और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जिन बच्चों का, मान लो कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हॉस्टल का फीस आ जाता है, एकेडमी का फीस आ जाता है, और यहाँ पे जो लैपटॉप का और यहाँ बुक्स का पैसा नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि लैपटॉप और बुक का आ जाता है, एकेडमी का हॉस्टल नहीं आता।
तो देखो जो पैसा आपके अकाउंट में आता है वो पहले आता है, उसके 4 से 5 दिन के बाद कॉलेज को जाता है। अब मान लो कि आपके पास जो पैसा आ गया, कॉलेज के पास भी 4-5 दिन बाद पैसा आ गया, जो लेकिन जो उसका मैसेज होता है वो 7 दिन बाद आता है, 5 से 7 दिन बाद। तो ऐसा नहीं सोचना कि आपके पास पेमेंट आ गया, यूटीआर यहाँ पे नंबर आपको नहीं मिला। आपको पता होगा कि यूटीआर नंबर होता है वो आपको दिखाना पड़ता है, तब आपका कॉलेज में पेमेंट चला गया है ये पता चलता है। यो जो आपको यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन डिटेल होता है वो आपके यहाँ पे जीमेल पे आता है। तो इन बातों का ध्यान देना, आपके जीमेल पे अगर ट्रांजेक्शन डिटेल नहीं आता है तो आप वेट कर सकते हो, या फिर आप डीआरसीसी जाके चेक कर सकते हो, या फिर आप अपना स्टूडेंट पोर्टल पे चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी। कई बार क्या होता है कि पेमेंट आता है कॉलेज को और हॉस्टल को और आपको नहीं आता, तो आप वैसे में क्या कर सकते हो कि एप्लीकेशन लिख सकते हो। एप्लीकेशन डीआरसीसी में जाके लिख के दोगे तो अगली बार वो भी आपकी जो पेमेंट होगी क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे इस वीडियो में बतानी थी। आई होप आप लोग को वीडियो सही लगा होगा। ये सारी डिटेल मैंने बता दी कि पेमेंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं। और जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं, भाई मेरा यहाँ पे स्टूडेंट वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। और जो डीआरसीसी वाले जो बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं, वो मेरा डीआरसीसी का यहाँ पे जो मैंने एक चैनल बना दिया टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको अपडेट मिलता रहेगा और इसी तरह का चैनल पे वीडियो आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर एजुकेशनल कंटेंट आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।